हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पता नहीं है किसने लिखा और क्यों लिखा, लेकिन जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा है। सुनिएगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे गिराने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भर, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो कुछ जुनून लेकर आइए और जुनून से कुछ पहचान अपनी बनाइए। चलिए इसी पहचान के साथ हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आखिर ये क्या चैप्टर है, क्यों हमें पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक सेम उसी तरह अमेरिका पर भी अंग्रेजों का शासन था। और अमेरिकी लोगों ने अपनी आजादी ली, उसका प्रभाव हमारे देशों पर पड़ा। हम लोगों को भी सीख मिली कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो हम क्यों स्वतंत्र नहीं हो सकते। नहीं। और उसके बाद हमारे देशों में आजादी की लहर तेज हो गई, इसी को सीख दिलाने के लिए आज हमें पढ़ना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। होता क्या है, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम बेसिक बातों को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, हमारी मैप है, वर्ल्ड मैप। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारी क्या है, वर्ल्ड मैप है। और इस वर्ल्ड मैप में कैसे कैसे घटना घटित थी, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा था। यानी कि पहला वीडियो जो था हमारा भौगोलिक खोजें, उनके बारे में। आप देख रहे हैं ना, ये अमेरिका है, ये देख रहे हैं, ये अमेरिका। यहां पर अंग्रेजों ने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 13 उपनिवेश क्या मतलब, छोटे छोटे 13 देश पर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया। इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल सब शासन किया। हुआ क्या, जब इटली का रहने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में आना था उसे भारत, लेकिन गलतीवश वो कहां चला गया, अमेरिका। और एक जगह पहुंचा जिसका नाम रखा इंडीज, और वह यहां से पश्चिम में था, इसलिए उसका नाम रखा वेस्ट इंडीज। बाद में अमेरिगो वेस्पुची विस्तार से उसकी जानकारियां हासिल की। कब, तो 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में जब अमेरिका का विस्तार से चर्चा किया, तब लोगों को पता चला कि ये क्या था, अमेरिका है, ना कि भारत है। क्योंकि कोलंबस ने यह हल्ला कर दिया था कि हम भारत चले गए हैं। लेकिन अमेरिकी वेस्पुची जब 1502 में जब पूरा अमेरिका का वर्णन किया, तब लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोग अमेरिका में हैं, नई दुनिया में हैं, है ना। इसके बाद यहां से स्पेन, डच, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड सारे देश व्यापार करने के उद्देश्य से वहां गए। लेकिन वहां की राजनीतिक में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू किया कौन, इंग्लैंड। और इंग्लैंडों ने कुछ ही दिनों में उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यानी सारे देश थे, लेकिन इंग्लैंड, अंग्रेज जो था ना, बहुत तेज तरह का आदमी था। वो क्या करता है कि सारे देश के बावजूद भी उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, इंग्लैंड इतना तेज था, लेकिन यहाँ के उपनिवेश के लोगों की शक्ति को नहीं पहचाना, वहां की शक्ति को नहीं पहचाना। और इसके कई कारण हुए, और बहुत ही कम समय में अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों को मार भगाया। क्या क्या घटना घटी, ये सारी बातों को हम लोग बारी बारी से क्लियर करेंगे। यहाँ जो आंदोलन चली थी, अमेरिका स्वतंत्र होने के लिए वहां के लोगों ने जो आंदोलन चलाई, इसी को कहते हैं हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और इसी का हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, एक एक बातों का। आप लोग पाठ पर बने रहेंगे तो आराम से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या घटना घटी थी। चलते हैं, नंबर 1 देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। नंबर 1, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, आखिर वहां संग्राम हुई तो आखिर क्यों हुई। इसका सबसे पहला कारण है उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था।
देखिए अंग्रेज जब वहां गया तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पाया। यानी कहने का अर्थ है कि वहां जो शासन स्थापित करना था, वहां के उपनिवेश वासियों को जो शासन व्यवस्था देनी थी वह ढंग से नहीं दे पा रहा था। माने व्यवस्था उसका अव्यवस्था था, सही से लोग काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी हुआ। सबसे बड़ी बात क्या होता था कि जो ऊंचे ऊंचे पद होते थे, ऊंचे ऊंचे पद पर ना अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, अंग्रेज के लोग होते थे, इंग्लैंड वाले लोग होते थे, उसको नियुक्त किया जाता था। और वहां के देशवासियों को कोई ऊंचा पद की नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां होने लगी। किससे? अंग्रेजी सरकारों से। पहली देखिए, उनके क्षुब्धता होने का मेन कारण यह था कि जब वहां पर कोई भी प्रशासनिक मतलब बहाली होती थी तो कौन होता था उसमें? अंग्रेज ही ऊंचे पद पर जाते थे, नीचे पद पर दूसरे रहते थे। ऊंचे पद पर कोई अंग्रेज सॉरी अमेरिकी लोग नहीं रहते थे, इसलिए वहां के लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां हुई। दूसरा कारण था जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। देखिए इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय, जो 1760 से 1820 ईस्वी तक मान लीजिए शासन किया। अब इतने लंबे समय तक उसने शासन किया और ये बड़ा निरंकुश शासक था, यानी कहने का स्वेच्छाचारी, मनमाना ढंग से। माने वो कहता था कि हम जो कहेंगे वही शासन है, वही कानून है, और वह अपने मन से कानून बना करके, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय कैबिनेट नहीं थी, माने किस तरह का नियम कानून पारित हो ये नहीं था, बस राजा जो कहता था वही कानून बनता था। और ये स्वेच्छाचारी था, यानी कहने का अर्थ है कि अपने लोभ अपने बात के लिए वो करता था। इसलिए क्या हुआ कि ये जो भी मन होता था ये अमेरिका में कानून पारित करके भेज देता था। तो इससे वहां के लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां होने लगी कि भाई यहाँ का जो राजा है ना वो अच्छा नहीं है। इसलिए तीसरा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763, यानी कि ये 7 वर्षों की कहानी है, देख लीजिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया सप्तवर्षीय। किसके किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। देखिए एक ही नदी के किनारे एक नदी है, एक तरफ है इंग्लैंड और दूसरी तरफ है फ्रांस, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी दोनों में एकदम समझिए एक तरह की दुश्मनी पैदा हो गई थी। किसके कारण? जब कोई नया देश का खोज होता, नई देश पता चलता, तो वहां इंग्लैंड भी जाता शासन करने के लिए और फ्रांस भी जाता। अब देखिए एक ही चीज के लिए जब दो लोग अधिकार करेंगे तो लड़ाइयां तो होगी ही होगी, स्वाभाविक सी बात है, लड़ाइयां होगी। तो अब क्या होता था कि दोनों के बीच में ना धीरे धीरे वैमनस्यता बढ़ता गया, ठीक है ना। जैसे भारत का खोज हुआ तो इंग्लैंड भी आया, फ्रांस भी आया, दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। जब अमेरिका का खोज हुआ तो अमेरिका पर इंग्लैंड भी गया, फ्रांस भी गया, दोनों के बीच में नहीं। तो इस तरह से ना ये लड़ाई हुई थी फ्रांस में, इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के लोग कहाँ रहते थे? अमेरिका रहते थे। इंग्लैंड और फ्रांस के लोग कहाँ रहते थे? भारत रहते थे। तो वहां पर भी लड़ाई हो गई, समझ रहे ना। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का कारण हुआ। अब देखिए युद्ध जब हुआ तो युद्ध में लड़ाई होती है, चाहे लड़े कोई भी, जीते कोई भी, हानि तो दोनों की होगी, पैसा तो दोनों का खर्च होता नहीं होता है। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ना युद्ध का खर्चा पूर्ति करने के लिए अमेरिका पर एक बहुत बड़ा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि भाई ये खर्चा हुआ है कहां से पूर्ति होगा, तो अमेरिका से कुछ खर्च टैक्स बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, है ना। बस परिणाम हुआ कि वहां के लोगों को लगा कि अरे भाई लड़ लो तू अपना लाभ से, अपना फायदा खातिर, आ ओकर खर्चा हर जाना हमरे से लेबा। कौन कहा? अमेरिका वाला सोचा नहीं। इसलिए अमेरिका वासियों को अंग्रेजों से थोड़ी सी वैमनस्यता, माने कहने का अर्थ है कि उनके प्रति मन में थोड़ा सा आक्रोश पैदा शुरू हुआ। अभी देखिए लड़ाई हुई नहीं है, अब तो शुरुआतें है, अब तो क्या है, शुरुआत हो रहा है। औपनिवेशिक प्रशासन जॉर्ज तृतीय और सप्तवर्षीय युद्ध से ना लोगों के मन में धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ आक्रोश बढ़ता शुरू हो गया। अब आगे देखिए इसके दूसरे कारण हैं सामाजिक कारण। अब देखिए सामाजिक कारण क्या है, सो देखिए इंग्लैंड और फ्रांस सॉरी इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में दो धर्म के लोग हैं, दो विचार के लोग हैं, वहां पर दोनों में दो विचार के लोग हैं, और दोनों यानी कि दो सामाजिक लोग हैं और दोनों का विचार एक जैसा नहीं है। इसलिए भी दोनों के बीच में ना क्या होने लगा, अंतर होने लगा। जैसे मान लीजिए एक मतलब क्या कहते हैं उसको, इंग्लैंड के जो सामंतवादी लोग हैं, इंग्लैंड में क्या है, सामंतवादी लोग व्यवस्था के लोग हैं, जबकि अमेरिका में जो है वो समानता और जनतांत्रिक विचार के लोग हैं। अब देखिए इंग्लैंड में क्या है, नहीं अमेरिका सामंतवादी, इंग्लैंड में सामंतवादी, और अमेरिका में कौन, जनतांत्रिक, माने भाईचारा वाला आदमी।
अब एक है कहता है कि हम शासन करेंगे और दूसरा कहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ऐसे समझिए देहाती में। अब दोनों का विचार दो नहीं हो गया, तो इसीलिए दोनों के बीच में ना थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा, पटरी नहीं खा रहा था। एक कह रहा स्वतंत्र रहेंगे, एक कह रहा था नहीं हम शासन करेंगे। तो दोनों में क्या हो गया, पटरी खाना बंद हो गया। इसलिए थोड़ी थोड़ी टकराव, समझ रहा ना, शुरू हो गई। दूसरा था मध्यम वर्ग का उदय। देखिए लड़ाई करने में ना सबसे ज्यादा राजा होते हैं और मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान। मध्यम वर्ग का मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग, जो वकील हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, नहीं जो मुंशी हो, ये सब मध्यम वर्गीय है। और उस समय ना अमेरिका में मध्यम वर्गीय का उदय हुआ। और ये मध्यम वर्गीय को जब लगा कि अंग्रेजी सरकार हम लोगों पर दबाव डाल रही है, हम लोगों पर कर लगा रही है ज्यादा से ज्यादा, तो ये लोग इनका विरोध करना शुरू कर दिए। ये लोग इनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। कौन, मध्यम वर्गीय। तो जिसके कारण भी वहां पर आंदोलन शुरू हो गई। आगे है स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना। अमेरिका वासियों ना जितने भी लोग थे सब स्वतंत्रता की भावना के विचार के लोग थे कि भाई हम स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं। देखिए अभी तक तो दुनिया के बारे में किसी को उसको जानकारी नहीं थी, वो स्वतंत्र विचार के थे लोग, है ना। और सबसे बड़ी बात हुआ क्या, सो देखिए इसका मेन कारण क्या था कि जब अभी अपने पीछे क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, जब भौगोलिक खोजें शुरू हुई तो इंग्लैंड फ्रांस के लोग व्यापार करने के लिए कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, सारी जगह गए। क्लियर। तो वहां उद्योग व्यापार क्या हो गया, बढ़ गया। बहुत सारे लोग ना यहाँ से काम करने के उद्देश्य से कहाँ पहुंचने लगे, इंग्लैंड फ्रांस जाने लगे। ठीक है। अब वहां पर जगह की काफी कमी हो गई, काफी लोग आ गए। साथ ही साथ वहां भी, यानी कहने का अर्थ है इंग्लैंड में भी दो धर्म के लोग थे, एक समझिए कि कैथोलिक धर्म और एक मतलब दूसरे धर्म के लोग। अब वहां पर ना दोनों धर्म में बीच में भेदभाव होता था। जैसे अपने यहाँ नहीं होता है कि ब्राह्मण, पहले होता था ब्राह्मण को ऊंचा पद, आज जो शूद्र और वैश्य थे उनको नीचा मान सम्मान अच्छा नहीं दिया जाता था। तो अब वो क्या किया, जिसके साथ भेदभाव होता था ना, उन लोग यहाँ से उठ के चल आए कहाँ, यहाँ, और यहाँ आकर के बस गए। जहां जहां खाली था, बहुत अमेरिका बहुत खाली जगह था, सब आकर के वहां क्या हो गए, बस गए। देखिए आए तो यहां से ही, कहां से, इंग्लैंड से, लेकिन जब वह रहने लगे कहां, अमेरिका में, तो अपने देश के प्रति उसको क्या हो गया, क्योंकि जहां वह रहता है उस देश से प्रति प्रेम हो गया उसको। किसको, इंग्लैंड वाले को। था इंग्लैंड के, लेकिन आकर के कहां बस गए वो, क्योंकि इंग्लैंड में उनके साथ क्या होता था, भेदभाव था। वो भेदभाव से बचने के लिए चला है कहां, और अमेरिका आए तो इंग्लैंड वाला ना जो कानून पारित करता था तो उस सब के लिए भी हो जाता था, उन लोगों को भी वही नियम का पालन करना पड़ता था, इंग्लैंड वाला नियम का। अब देखिए ये लोग यहाँ स्वतंत्र थे, जो यहाँ थे क्या थे, स्वतंत्र थे, लेकिन जब अमेरिका में गए तो इंग्लैंड के शासन में उनको रहना पड़ता था, इंग्लैंड के अधीन रहना पड़ता था। नहीं तो ये लोग ना सोचा कि हम लोग काहे इसके अधीन रहेंगे भाई, काहे हम इसके अंदर रहेंगे, हम लोग स्वतंत्र विचार के लोग हैं, स्वतंत्र रहेंगे। समझ रहे ना। तो क्योंकि ज्यादा यहाँ के लोग ही थे, इंग्लैंड अमेरिका में कहाँ के ज्यादा लोग थे, तो स्वतंत्र विचार के लोग थे, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दी कि भाई हम लोग आपको अधीन नहीं रहेंगे। इसका दूसरा कारण था धार्मिक कारण। देखिए हमने बताया इंग्लैंड में एक संप्रदाय है जिसका नाम है एंग्लिकन, और दूसरा है प्यूरिटन। ठीक है। तो एंग्लिकन संप्रदाय के जो लोग हैं ना उनका बहुत प्रभाव है हम पर, माने ज्यादा उनका प्रभाव है, और प्यूरिटियन का कोई प्रभाव नहीं है। प्यूरिटियन को वहां पर घृणा की दृष्टि से, इसीलिए प्यूरिटियन वाले वहां से उठ के कहां चले गए थे, अमेरिका भाग गए थे। ठीक है। तो ये सब कुछ कारण था जिसके कारण यहाँ पर क्रांति फैली। अगला कारण है हमारा भौगोलिक कारण। अगला कारण क्या है, भौगोलिक कारण। अब देखिए अभी आपने क्या देखा कि ये जो हमारी इंग्लैंड है, इंग्लैंड से यहाँ की दूरी, इंग्लैंड से यहाँ की दूरी कितना है, 6000 किलोमीटर, यानी अटलांटिक महासागर की पूरी गहराई कितनी है, दूरी, लंबाई, चौड़ाई कितनी, 6000, यानी इंग्लैंड से वहां तक 6000। अब इतनी दूर होने के कारण इंग्लैंड ना सही से अमेरिका पर ना शासन स्थापित नहीं कर पा रहा था। माने उनको आने जाने में ना लगभग 2 महीने का समय लगता, 2 महीना जानी और 2 महीना आनी, यानी 4 महीना वो नावे में रह जाते थे सब लोग।
बड़ा लंबा समय लग जाता था। उस समय तो इतनी वायुयान और इतने तेज चलने वाली पानी की जहाजें थी नहीं, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा क्या होने लगी थी, कठिनाइयां शासन करने में। कहाँ? अमेरिका में। किसको? इंग्लैंड वाले को। इसीलिए वहां पर सही से जो शासन स्थापित नहीं कर पाया, ये भी एक बड़ी कारण बनी क्रांति का। अगला है उपनिवेशों के आर्थिक परिबंध। देखिए मेन लड़ाई का मेन कारण यहां से शुरू होता है। अंग्रेजों ने वहां नेविगेशन एक्ट और अन्य ट्रेड एक्ट लगा दिया। अभी क्या देखे आपने कि अंग्रेज वहां पर पहले तो सप्तवर्षीय युद्ध हुई, और सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ तो वहां पर उसने टैक्स बढ़ाया। तो हम लोग बता रहे थे कि क्या होता है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुई, बहुत सारे उसने क्या किया, वहां पर टैक्स लगाना शुरू किया। इसमें मेन कारण था उपनिवेशों पर आर्थिक, देखिए लड़ाई का मेन कारण क्या होता है, उपनिवेशों पर आर्थिक प्रतिबंध। माने उसने क्या किया, पहला तो अंग्रेजों ने लगाया नेविगेशन एक्ट और अन्य ट्रेड एक्ट। अब ये क्या है समझिए, अमेरिकी उपनिवेश में अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर रहा था, मतलब वहां पर अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा था। अर्थव्यवस्था का मतलब अमेरिका वासियों को कोई आमदनी का कोई पुख्ता चीज, माने उद्योग, कृषि, इस सब का कोई विकास अंग्रेज नहीं कर रहा था। आप बदले में क्या लगा रहा था, उस पर खाली टैक्स लगा रहा था कि कोई भी जहाज माल लेकर के आएगी, माने बाहर की कोई भी जहाज, जैसे मान लीजिए वहां के लोग जो लेकर के आएंगे तो उन पर ना उनको टैक्स देना पड़ेगा, या यहाँ से बाहर लेकर के जाएंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि व्यापार करेगी तो केवल कौन करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया किसकी कंपनी थी, तो अंग्रेजों की। व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी अगर कोई भी अमेरिकी लोग अगर यहाँ से माल लेकर के बाहर जा रहे हैं या बाहर से माल मंगवा रहे हैं तो उन्हें अधिक से अधिक कर देना पड़ेगा, जिसका नाम रखा गया नेविगेशन एक्ट और अन्य ट्रेड एक्ट। ट्रेड माने व्यापार कर, ट्रेड माने व्यापार कर। अब वहां के व्यापारियों को इससे क्या होने लगा, बहुत बड़ा नुकसान होने लगा कि आप माल बाहर बेच भी नहीं सकते हैं और बाहर से ला भी नहीं सकते हैं। लाएगी कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। बेचेगी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप मजबूर हो गए कि आप अपने सामान को मजबूरी बस किसके हाथों बेचेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ। अब उसका मन जो ऐसे होता था वैसे खरीदता था, इसलिए वहां के व्यापारियों ना उससे मतलब रुष्ट हो गए, मतलब अंग्रेजी सरकार से वो थोड़ा सा रुष्ट होने लगे। इसके बाद आयात निर्यात कर लगा दिया उसने। क्या कर दिया, आयात निर्यात कर लगाया। वहां पर जितने भी सामान जो आती थी, जैसे मान लीजिए कपास, चीनी, है ना, इन सब पर उन्होंने, तंबाकू, इस सब पर क्या लगा दिया, कर लगा दिया। कौन, यानी आप इस सब को बेचेंगे या खरीदेंगे तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। इसीलिए भी वहां के लोग उससे क्षुब्ध हुए। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ, स्टॉम्प एक्ट लगाया उसने। क्या लगाया, स्टॉम्प एक्ट। सबसे ज्यादा विरोध यहां पर होता है। देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय ग्रेनविले थे। कौन थे, ग्रेनविले। उन्होंने उपनिवेश में प्रचलित जो चोर बाजार था, चोर बाजार का मतलब था कि लोग चोरा उरा करके जैसे बेच देते हैं, जैसे अपने बिहार में है नहीं, हमारी जो सरकार है दारू को बंद किए हुए है नहीं, लेकिन घरे घरे डिलीवरी हो रहा है। सुनते हैं, ऐसे हम पीते नहीं है लेकिन सुनते हैं कि होम डिलीवरी अब शुरू हो गया है। ऐसे लोगों को खरीदने जाना पड़ता था, अब खरीदने की जरूरत नहीं, घरे घरे मिल जाता है। नहीं मिल जाता है, चाहे जो भी है। वहां भी अमेरिका में भी इसी तरह का था कि अंग्रेजों ने लगा दिया कि आप कोई भी सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो वहां चोर बाजार शुरू हो गई। और चोर बाजार शुरू हुई तो उसको रोकने के लिए ग्रेनविले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, वहां पर सोचा कि हम अपनी अस्थाई सेना रखेंगे और जो सेना रहेगी वो चोर वालों को पकड़ेगा। जो सामान बाहर से खरीद के लाता है या मंगवाता है बेचता है तो उस पर नियंत्रण हो जाएगा। कौन ये शुरू किया, ग्रेनविले। लेकिन उसने अस्थाई सेना जो रखेगा तो फिर उस सेना का खर्चा कहां से आवे, वो कहां से पैसा आएगा। इसके लिए सेना का खर्च पूरा करने के लिए 1765 में उन्होंने स्टैंप एक्ट नियम लगाया। स्टैंप एक्ट माने सेना का पैसा कहां से आवे, तो इसलिए क्या लगाया उसने, स्टैंप एक्ट। अब स्टैंप एक्ट क्या है, देखिए जितने भी अदालती कागज है, बंधक दस्तावेज, समाचार पर इश्तिहार जो भी हैं, उस पर 20 सेलिंग का एक टिकट साटना होगा, डाक टिकट। यानी आप कोई भी काम करेंगे सरकारी काम, है ना, तो उस दस्तावेज पर आपको क्या करना होगा, 20 सीलिंग का एक डाक टिकट सटानी होगी। अब जैसे ही ये नियम पारित हुआ कि वहां के जो वकील थे, व्यापारी थे, सारे लोगों ने इसे क्षुब्ध हो गया कि भाई ये तो खर्चा बढ़ गया हम लोगों को, ये हम लोगों का क्या हो गया, टिकट तो अब साटना पड़ेगा। ये लोग खूब पुरजोर विरोध किए, किसका, अंग्रेजी शासन का। ठीक है, अंग्रेजी शासन का किया, क्या किए, विरोध। लेकिन उस समय अंग्रेजी शासन यानी कानून वापस ले लिया। ग्रेनविले ने अपनी स्टैंप एक्ट कानून को क्या कर लिया, वापस लिया। लेकिन फिर भी
लोग नहीं माने, आंदोलन चलने लगा। इसके आगे भी काम हुआ, देखिए उसके आगे भी क्या होता है। इसके बाद मैनुअल एंड ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। माने वहां पर एक व्यक्ति थे, कहां, अमेरिका में, उन्होंने क्या नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कौन दिया था नारा, याद रखेंगे, सैमुअल एड्स। उन्होंने क्या कहा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब ये क्या होता है सो समझिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी शासन में जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, कानून है, सब में क्यों कौन रहता है, अंग्रेज। हम लोगों को तो कोनो बुलावटे नहीं है, हम ही देश के आदमी जन, मतलब क्या कहते हैं, मेनवासी हम लोग सरकार को कर देते हैं। कैसा नियम हो, ये अंग्रेजवा तो मानवे नहीं करता है, तो हम काहे इसको कर देंगे भाई। यानी कि जब तक वो अपने शासन में हमको बहाल नहीं करता है, हम अमेरिका वासियों को नहीं नियुक्त करता है, तब तक अब हम कर नहीं देंगे। कौन कहा, सैमुअल एडम्स। यानी हम अमेरिका वासियों को जब तक वो अपने कानून में ऊंचे पद पर या कानून बनाने में, कैबिनेट में, अगर हमको वह सदस्यता नहीं देता, हमको बुलावट नहीं करता है, तो हम उसको कर नहीं देंगे। ऐसा किसने कहा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी परेशानी कहां होती है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्ट लगा दिया। यानी कि 1767 में अंग्रेजी सरकार ने सभी उपभोक्ता सामान, माने जितने उपभोक्ता सामान थे उन सब, जैसे चाय है, शीशा है, रंग है, कागज है, सब पर कर लगा दिया। यानी सब पर कर लगा दिया कि सारे सामान खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, सब पर कर। अब देखिए, अब कहने का मतलब था, पहले तो एक्ट लगाया तो वकील और व्यापारी को दिक्कत होती थी, अब तो आम जनता को कठिनाई होने लगी भाई, कि अब चाय तो वो खरीदवे करेगा, शीशा खरीदता है, कागज खरीदता है, बच्चों की शिक्षा नहीं, तो इसलिए सारे लोगों को जो दिक्कत होने लगी कि सब सामान की कीमत क्या होगी, मार्केट में बढ़ गई। वहां का जो समन्वय था उसका कीमत बढ़ ही नहीं रहा था, किसान स्थिति दयनीय होती जा रही थी, अनाज का कीमत नहीं बढ़ रहा, ये सब सामान का कीमत लो। क्योंकि अभी उसने क्या नियम लगा दिया था कि कोई भी बाहर व्यापार नहीं कर सकता है, बाहर से जहाज से न ला सकता है न भेज सकता है। तो अब मजबूरी वहां के लोग किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचेंगे। ईस्ट इंडिया का जो मन होता वो रेट लगा के खरीदता था, तो वहां के अनाज की कीमत बढ़ नहीं रही है, किसान की कीमत, मतलब फायदा नहीं हो रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है ना, कोई उद्योग का विकास नहीं, वो लोग गरीब होते जा रहे थे अमेरिका वाले, अंग्रेजवा दिन प्रतिदिन टैक्स लगाते जा रहा है, इसलिए वहां पर खूब विरोध हुआ। क्या हुआ उसका, और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड नॉर्थ के दंडात्मक कानून, जब ये विरोध बढ़ गया, ये विरोध बढ़ गया, तो उसने दंडात्मक कानून बनाया। दंडात्मक कानून का मतलब है कि उसने सोचा कि चलो वहां के जो लोग हैं, कहाँ के, अमेरिका वाले, उस सबको पूरा जो है एकदम करारा चोट किया जाए, मारपीट किया जाए, ठीक है ना, माने मारपीट करके शांत किया जाए। लेकिन देखिए इससे इतना आक्रोश जो लोगों में आया, इसके पीछे कुछ बौद्धिक कारण थे। बौद्धिक कारण का मतलब होता है कि लोगों को समझाने बुझाने वाला चाहिए। जैसे अपने भारत में जो आंदोलन चल रही थी, ठीक है, तो अपने भारत में भी आंदोलन को आगे बढ़ाने में जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत बड़ा योगदान, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने लड़े नहीं, हथियार नहीं चलाए, लेकिन लिख करके, कहानियां, पत्र पत्रिका लिख करके लोगों में आक्रोश पैदा किया। ऐसे ऐसे जोशीले बातें लिख देते थे कि पढ़ने वाला ना पढ़ते पढ़ते चौकी पर से कूद जाता था, दौड़ते चला जाता था, जहां अंग्रेज मिलता था 2-4 फेंट उसको लगा देता पेटे में, बेहुदा तहने। बाद में भले अंग्रेज पकड़ के मारे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जोशीला बात लिखता था कि दौड़ले कहां चल जाता था, हाँ, अब बस लुक्का ले लिया, थाना में आग लगा देता था। ऐसे ऐसे बात लिखते थे हमारे कौन, क्रांतिकारी लोग, जोशीले। ऐसे ही लोग थे कहां, अमेरिका में भी थे ऐसे। देखिए कौन कौन थे, तो देखिए जो बौद्धिक लोग थे उनमें वहां के वाल्टेयर, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे लोगों का वहां पर खूब प्रभाव पड़ा। ये लोग सामाजिक लोग थे, माने बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, और वो अच्छे अच्छे कहानियां, अच्छी अच्छी क्या लिखते थे, बातें लिखते थे कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन चलानी चाहिए। जिनमें याद रखेंगे अमेरिका के एक लेखक थे जिनका नाम था टॉमस पेन। उन्होंने कॉमन सेंस पैम्पलेट में लिखा, स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। यानी उन्होंने बताया कि हम लोगों को क्यों स्वतंत्र रहना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन बातों को उन्होंने बल दिया। किसमें, टॉमस पेन ने कहा, किसमें, कॉमन सेंस नामक एक पुस्तिका लिखी, कहानी लिखा, उसमें उसने बल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी एक किताब और लिखी जिनका नाम था द राइट ऑफ मैन, यानी कि मानव का अधिकार। देखिए है ना, द राइट्स ऑफ मैन, मानव का क्या अधिकार है, माने आप मानव हैं तो आपको क्या अधिकार है, इस पर उन्होंने विशेष उल्लेख किया।
और जब ये लोग पढ़ा ना अमेरिका वाला, तो उसको लगा यार बहुत बढ़िया चीज लिखा है रे, हम लोगों को अपना अधिकार है रहने का, जीने का अधिकार है, नहीं जीने का अधिकार है तो हम क्यों दूसरे के अधीन में रहे? जब हमको जीने का अधिकार, हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो फिर हम क्यों उसके अधीन रहे? किसके? अंग्रेजों के। ऐसे बौद्धिक लोगों ने जब इन लोगों को समझाया, तो भाई उसके बाद तो आंदोलन एकदम तीव्र हो गया। किसके बाद? अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है, जो लॉर्ड नॉर्थ वहां के कहां के थे? अंग्रेज थे। उन्होंने दंडात्मक नीति बनाई, माने लोगों को मारने पीटने की नीति बनाई। भाई अमेरिका वाला थोड़ी चूड़िया पहन रखा था कि तुम गए मार पीट के चले आए। वो लोग भी एकदम पूरा एकदम एक जुड़ता बना रखा था, एक जुड़ता। चल बेटा फरिया ले मैदान में आजो, बस। इंग्लैंड वाला इधर सेना, उधर अमेरिकी उपनिवेशवासी, हो जाता था जहां मिलता वहीं पर दो चार हाथ, समझ रहे हैं? दो चार हाथ समझ रहे हैं कि बात क्या मतलब? लड़ लेते थे। चलिए अब देखिए, सबसे अंतिम कारण, तत्कालीन कारण क्या था? जो तत्कालीन कारण परीक्षा में पूछता है, याद रखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। अभी अंग्रेजों ने क्या लगा रखा था? अंग्रेजों ने क्या लगा कि जितने भी वहां के आयातित वस्तुएं हैं, जो आवश्यक की चीजें हैं, कागज हैं, चाय हैं, सब पर कर लगाया जाए। वहां के लोगों ने विरोध किया, तुरंत उन्होंने नियम को वापस किया। उन्होंने नियम को क्या किया? वापस लिया। लेकिन फिर भी लोगों ने बात नहीं माना और वहां पर कर चालू रहा। लेकिन उसके बाद देखिए, जब लॉर्ड नॉर्थ ने दंडात्मक नीति अपनाई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ना एक अधिकार दे दिया। एक अधिकार क्या दिया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय खरीदकर सीधे किसको भेजेगी? अमेरिका को भेज सकती है। ठीक है। अब देखिए, अमेरिका वाले नहीं खरीदेंगे, अमेरिका वाले भारत से चाय खरीद करके कहां नहीं ला सकते हैं? अमेरिका नहीं ला सकते हैं। लाएगा कौन? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए भाई, हमारे देश में तुम व्यापार करो, हम नहीं करें? कहा ठीक है बेटा। अब चाय लेकर के जैसे ही बोस्टन की बंदरगाह पर पहुंचा, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजें। ठीक है। वहां के लोग, माने वहां के जो उपनिवेशवासी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो रेड इंडियन का वस्त्र पहने, माने आदिवासी समाज का वस्त्र पहने। माने ये नहीं शो किया कि हम तुम्हारे लड़ने वाले लोग हैं, माने ऐसा वेश बनाया अपना कि वहां के आदिवासी समाज का रेड इंडियन का कपड़ा पहन लिए और वहां पहुंच गए। कहां? बोस्टन के बंदरगाह पर। अंग्रेज तो होगा ही, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि वो चाय की जहाज आई होगी, बंदरगाह उसका है, तो वो वहां पर नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग पहुंचे बहुतायत मात्रा में, और सारे जहाज की पेटियों को उठा करके, यानी कि चाय की जो बंडल थी ना, उस सब पेटी को उठा के समुद्र में फेंक दिया बंदरगाह पर से। ठीक है। क्रांति भड़क गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है ना? दोनों के बीच में अच्छी लड़ाइयां लड़ी गई। ठीक है ना? ये था वहां के तत्कालीन कारण। तुरंत अंग्रेजी सरकार तुरंत नियम बदला और वहां के बोस्टन की बंदरगाह पर यातायात बंद कर दिया। कौन? अंग्रेजी सरकार। माने वहां पर अब कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए ना आ सकता है, यानी वहां से कोई भी जहाज अब खुलना बंद हो गई। ये थे हमारे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ कारण। क्लियर? क्या क्या कारण आपने देखा? सबसे पहला कारण था कि अंग्रेजों की निरंकुश शासन, जॉर्ज तृतीय जो शासन चलाया वो स्वेच्छाचारी था, जिसके कारण लोगों के मन में आक्रोश पैदा हुई। दूसरा कारण था भौगोलिक दूरियां, कुछ वहां की दूरी ज्यादा थी, सही से हुआ अंग्रेज वहां पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, इसलिए। तीसरा कारण था आर्थिक कारण, क्योंकि वहां के लोगों पर दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ता जा रहा था, वहां उद्योग कृषि का विकास नहीं हो रहा था, तो लोगों को लग रहा कि हम कर दे रहे हैं और अंग्रेज हम लोगों को कोई सुविधा विशेष नहीं दे रही है, इसलिए लोग उससे क्या होने लगे? क्षुब्ध होने लगे, नहीं दिक्कत होने लगी उन लोगों को। इसके अलावा कुछ बौद्धिक कारण, उस समय कुछ समाज शास्त्री ऐसे लोग वहां पर आए जो ये समझाने लगे लोगों को कि हमको कर नहीं देना चाहिए, हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, लोगों के मन में भावना पनपी और उसके बाद अंग्रेजों ने कई टैक्स लगाया, नहीं जैसे स्टॉम्प एक्ट आपने आप सुना। ये सब कारण से वहां पर क्रांतियां काफी बढ़ी, लड़ाइयां हुई, दोनों तरफों से लड़ाइयां चली थी। लेकिन अमेरिका वासी में सबसे बड़ी बात थी एकजुटता थी, सब एक विचार से, स्वतंत्र के विचार से थे, इसीलिए लड़ाइयां तो लड़ी और अमेरिका वासियों की ही जीत हुई। होता क्या है सो देखिए, देखिए लड़ाई शुरू जब हुई, जब वो देख लिया अंग्रेज कि अब यहां पर काम बनने वाला नहीं है, तो उसने दंडात्मक नीति अपनाया। क्या अपनाया? दंडात्मक नीति। और सबसे पहले समझिए, जो हमारे लॉर्ड, ये इनका नाम है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहां भेजा। कहां? अमेरिका।
किसके लिए? कि जाओ वहां पर शांत करो उपनिवेशवासियों को। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां पहुंचा, सब लोग हुर दिया पूरा एकदम, मुंह का अनार भसका दिया, बेचारा हरदी चुनार लगा के भागा जानवर बचा के। समझ गए ना? कब? 1774 की बात है। 1774 में जब वहां पहुंचा था वो, कि उसको हुर हार दिया पूरा एकदम, मार थकुच थकाच के भेज दिया वहां से। लॉर्ड कॉर्नवालिस भागे बेचारे वहां से। तो उसके बाद भेज देते हैं, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी वहां पहुंचा। कौन पहुंचा? लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजी सरकार किसको भेजा? लॉर्ड डलहौजी को, कि जाओ वहां देखो लड़ाई बहुत हो रहा है, सबको बचाओ, वहां देखो शांत करो सबको मार पीट के। वो गया कि उसको तो पूरा एकदम कपड़ा फाड़ चीर के लंगटा उंगटा कर के मार के भागाया, बेचारा भागा डलहौजी वहां से। उसके बाद किसी को भेजता था ना, कौन? इंग्लैंड की सरकार, कि रे जाओ वहां अमेरिका जाके शांत करो। कहा महाराज हमरे से ना होगा। बाप रे बाप, सुनते हैं वहां बहुत बड मारता है, वो सब लंगटे यार करके भगा देता है। सही बात है, भेज देते हैं, बोलो 5 मिनट। वो कहा लॉर्ड डलहौजी को लंगटा उंगटा करके जहाज में लोड कर दिया, कहा जाओ बेहुदा तुम अब यहाँ से। कोई डरे अब अमेरिका इंग्लैंड से ना वहां जाने के लिए मानवे नहीं करता था, कि हम नहीं जाएंगे, रह जाएंगे यहाँ, सुखल रोटी खाएंगे या नहीं कहता है, कौन गाना है वो, नून रोटी खाएंगे और संग ही घर बिताएंगे, सोही वाला कहानी वहां पर। वो कहता था कि हम नहीं जाएंगे भाई अब अमेरिका, वहां बड मारता है, सुनते हैं, मुंह का भसका देता है, कपड़ुआर फाड़ चीर देता है। ऐसे लोग थे। वो लोग जब फिर भारत आया ना, वाह, डलहौजी लगा दिया अपने यहाँ नियम, मालूम है ना कौन कौन नियम लगाया था? हड़प नीति। कोई लगाया था कौन? तब विलय नीति यार, कौन कौन नियम लगा के अपने भारत को पूरा शोषण किया। अमेरिका में सबको मार के थकुच के भगा दिया था। चलिए जो भी हुआ, जब उन लोगों को लगा कि अब अमेरिका जाना क्या है, मुश्किल है, तो उन लोग सोचा कि अब समझौता कर लेना ही सही रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहला चरण फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन हुआ। यानी अमेरिकी वासियों ने अपने खुद जो 13 उपनिवेश थे, इंग्लैंड का वहां कितना उपनिवेश था? 13 उपनिवेश, यानी 13 देश मिल गया एक साथ मिलके, और उन्होंने 5 सितंबर 1774 का एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में फैसला लिया गया कि हम लोग अंग्रेजों का जो व्यापार है उसको नहीं होने देंगे, हम अपना व्यापार करेंगे, कर नहीं देंगे। माने कहने का अर्थ है कि कर मुक्त व्यापार करने का उसने प्रस्ताव पारित किया, अंग्रेजों को दिया। लेकिन अंग्रेज इतना जल्दी मानने वाला था क्या? वो मान लेता? वो बात नहीं माना, दोनों के बीच में फिर से लड़ाइयां हुई। ठीक है, यानी कि जब 5 सितंबर 1774 में जब ये पारित हुआ नियम कि हम लोग कर नहीं देंगे, हम लोग व्यापार करेंगे, हम लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए सरकार में, तो अंग्रेज मानने वाला नहीं था इतना जल्दी। तो उसने 9 अप्रैल 1775 को अमेरिकी लोगों और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अमेरिकी लोगों ने उसका डटकर मुकाबला किया, उसको हरा दिया। ठीक है, देखिए हराया, इसके पीछे कारण था। देखिए इसके पीछे कारण था, इसमें ऐसा कारण था कि इंग्लैंड का दुश्मन था फ्रांस। इंग्लैंड का दुश्मन कौन था? अभी देखे ना कि फ्रांस वाला भी कहां गया था? अमेरिका। वो भी चाह रहा था कि हम फ्रांस पर अधिकार करें, लेकिन इंग्लैंड वाला ने उसको हरा दिया था, मारपीट के भगा दिया था वहां से। तब फ्रांस को नहीं मौका मिला। अच्छा बउआ तुम्हारा भगलिए ना, अब देखी के ना होते। अब वो क्या करता था, अमेरिका वासियों को ना धीरे से देता पिस्तौल बम, मारना इंग्लैंड पर, पटक दे बेहुदा पर। हाँ, कौन कहता था? फ्रांस कहता था। हम लड़बो तो हमरा तो कहतो कि जे तू के लड़ता है रे ना, हमरा से फिर लड़ जतो, आ तू लड़। आ देता था बम, आ देता था मार बेहुदा पर पटक एक उड़ा दे। हाँ, अमेरिका वासी को थोड़ी बम था, बम कौन देता था उसको? फ्रांस देता था। यानी कहने का अर्थ है कि फ्रांस उसकी सहायता कर रहा था, किसको? अमेरिका वाला को। स्पेनो वाला, स्पेनो ना गया था वहां, डचो गया था, पुर्तगालो गया था, सबको अंग्रेज भगा दिया था मार पीट के, हम यहाँ अकेले रहेंगे, तू लोग भागो रे ना। ये सब देखा, मौका मिला कि अंग्रेजवा से सब लड़ रहा है, तो हम सहायता कर देते हैं, किसको? अमेरिका वालों को। सब अमेरिका वाला की तरफ हो गया। कौन? पुर्तगाल, डच, स्पेन, फ्रांस, ये सब देश हो गया उसके तरफ, इंग्लैंड हो गया अकेले। अब देखा इंग्लैंड वाला देखा कि अब रे बचना मुश्किल है रे ना, ये तो सब मिल गया एक साथ, चोरवा सब ना, बेचारा जान बचा के वहां से भागा। अब देखा कि अब होने वाला नहीं है। दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिसमें वर्जीनिया के टाइम्स, फिर दूसरा बार सम्मेलन। पहली बार तो लड़ाई हुई,
फिर ये लोग, मैंने कहने का अर्थ है कितने वर्षों बाद, देखिए 2 वर्षों बाद 5 सितंबर 1774, फिर 4 जुलाई 1776 को एक वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन ने महत्वपूर्ण घोषणा किया। क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। यानी फिर दूसरा सम्मेलन हुआ कहां? फिलाडेल्फिया में दूसरी बार। और उस सम्मेलन में घोषणा किया कि भाई हम जो हैं स्वतंत्र रहेंगे। और उस समय स्वतंत्रता की पुत्री, स्वतंत्रता का पुत्र नामक संस्था की स्थापना भी हुई। माने वो लोग स्थापना किए, जैसे अपने यहाँ नहीं होते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं, बहुत सारे पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इंग्लैंड अमेरिका वाले ना उस समय फिलाडेल्फिया के जो दूसरे सम्मेलन थे उसमें कुछ पार्टी बना लिया जिसका नाम रखा स्वतंत्रता की पुत्री और स्वतंत्रता का पुत्र। और उसने वहां पर क्या किया कि स्वतंत्रता की घोषणा किया। कौन किया? तो वर्जीनिया के टाइम्स जेफरसन। और इन लोगों को कहा कि अब हम लोग किसका विरोध करेंगे? अंग्रेजों का। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे उसमें? तो जॉर्ज वाशिंगटन। माने पूरे का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 13 उपनिवेश का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ये बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत ज्ञानी। इनकी नेतृत्व में इंग्लैंड को जो है ना मतलब स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अंग्रेज के जो वायसराय थे, अंग्रेजों के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको हमने बताया था कि मार पीट के दिया था मुंह कान भसका, वो आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई अब हमरे से युद्ध होने वाला नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि युद्ध की समाप्ति कर दिया। और ठीक है, 1781 में ब्रिटिश सेना आत्मसमर्पण कर दिया कि अब लड़ाई नहीं होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उसके बाद पूरे आंदोलन इतना तीव्र हो गया। हमारे साथ फ्रांस अन्य देश जो है वह जुड़ गए। जुड़ने के बाद वह क्या होता है कि अंग्रेज को लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। उस समय हमारे अमेरिका के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो समाप्ति कर देती है। और पेरिस की संधि 1783 में होती है और वहां से उन्हें उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। माने वो घोषणा कर देते हैं कि आप लोग स्वतंत्र रहिए। 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो जाता है। वहां पर फायदा किसको मिलता है? थोड़ा सा फ्रांस को, और किसको मिलता है? स्पेन को। माने उसे थोड़ा थोड़ा उपनिवेश मिलता है, क्योंकि वो मदद किया था किसमें? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद किया था इंग्लैंड को भगाने में। तो उसको थोड़ा थोड़ा, लड़ाई लड़ा है ना तू रे, थोड़िए तू भी लोग खाओ इसमें से, थोड़ा थोड़ा उपनिवेश उसको मिलता है। और बाकी 13 उपनिवेश मिल करके एक राष्ट्र, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थापना, मतलब 13 देश मिल करके क्या बनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका। यानी कि एक बहुत बड़ा देश जो उभर करके सामने आया है। अब चलते हैं, देखते हैं युद्ध में अमेरिका विजय क्यों हुआ, इंग्लैंड की पराजय क्यों हुई। आखिर इंग्लैंड उस समय इतनी शक्तिशाली था, दुनिया के देशों पर अधिकार कर रहा था, इतने सारे देश पर अधिकार, फिर इंग्लैंड से इतनी जल्दी क्यों हार गया? इसके पीछे क्या रीजन था? कुछ तो रीजन रहा होगा। नंबर 1 कारण ध्यान देंगे, इसके नंबर 1 कारण है इंग्लैंड अकेले लड़ रहा था। अभी क्या बताए कि इंग्लैंड और अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका का साथ देने वाला बहुत था। कौन कौन था? फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था। अमेरिका तो खुद लड़ ही रहा था, वो अब 4-5 बापते था, ये अकेले बापते नहीं। अब एक लाठी पर 5 को लाठी मारिएगा तो बेचारा तो तौर में पड़िए जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड वाला ना हार गया। मेन कारण यही था उसका कि वो अकेले लड़ रहा था। चलिए दूसरा कारण क्या है, सो देखिए, युद्ध क्षेत्र दूर होना। युद्ध क्षेत्र, अब बताए क्या, इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी कितनी? 6000 किलोमीटर। आने में 2 महीना आनी या 2 महीना। उस समय टेलीफोन बाबा तो था नहीं, न तो गूगल बाबा था, नहीं। अब वहां पर अमेरिका में लड़ाई जब शुरू हो जाता था कोई क्षेत्र में, तो वहां से कौनो अंग्रेज वाला दौड़ल कहां पहुंचता था? इंग्लैंड। वहां के सरकार को कहने जाता है, मर्दे हुमा था मार पीट कर सीधा कह ले जा सबके, तो 2 महीना तो जानिए में लग जाता। तब बेचारा को जोशो ठंडा हो जाता होगा दौड़ते दौड़ते, नहीं। अब फिर उधर से 2 महीना में आता था, तब तक तो इधर 4 महीना में इधर जहां उपनिवेश वाला लड़ाई फैला रखा था, सब अंग्रेज को कुछ काज के श्राद्ध उराध करके बराबर कर देता था, नहीं जी। सबको गड्ढा खोद के और उसमें रख के ऊपर से यूरिया रख देता होगा, हड्डी वाला नहीं मिलता होगा
नहीं मिलता हो। ये 4 महीना बहुत लंबा समय ना हो भाई, इतनी दूरी में सेना को आने जाने में उसको बड़ी कठिनाई हो रही थी, इसलिए ना अंग्रेज हार गया। अंग्रेज का हारने का दूसरा कारण ये भी था कि इतना दूर न था कि वो दूरी का नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तीसरा कारण था इंग्लैंड में योग्य राजनीति का अभाव। अब उस समय ना कोई अच्छे राजनीतिक नहीं थे और राजा निरंकुश था। अच्छा देखिए, कोई लड़ाई लड़ने के लिए ना कोई राजनीतिज्ञ का होना बहुत जरूरी है। उस समय इंग्लैंड में अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हुए, सब स्वेच्छाचारी, इसीलिए भी हार गया। आगे था उपनिवेश की शक्ति का मूल्यांकन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि अंग्रेज को ये नहीं लगा कि अमेरिका वाला इतनी ताकतवर होगा, इतनी सब में एकता है। देखिए हम भारत इसलिए उससे लेट से जीते कि हम लोगों में ना एकता नहीं था। जानते हैं जब हमारे देश पर ना 1857 की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें अंग्रेजवा को तो हम मार के भगा देते, लेकिन कुछ भारतीय राजा ही उसको साथ दे दिया। कुछ तो लड़ रहे थे, झांसी की रानी और वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको साथ दे रहे थे। कौन? भारतीय राजा। अब बताइए, एक भाई आप किसी को दुश्मन को साथ दे रहे हैं, एक भाई लड़ रहे हैं, तो सब भेद तो आपका जाके वो कह देता होगा ना, उसको नहीं कह देता होगा, तो उसको तो फायदा हो गया। लेकिन वहां पर ना अमेरिका में ऐसी बात नहीं था। अमेरिका का जितना लोग था सब में एक विचार था, एकजुटता थी। 13 उपनिवेश, 13 का विचार एक। ठीक है, अब देखिए 13 का विचार एक हो गया तो एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं हो गया। इसीलिए वहां पर ना वो अंग्रेज वाला को इतना विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, मैंने सोचबो नहीं किया था उतनी बड़ी शक्ति लेकर के अमेरिका उसके सामने पहुंच गया, इसीलिए वह हार गया। और उपनिवेशों में एकता थी, इसीलिए। चलते हैं, अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तो हुई, अंग्रेजों की हार हुई, अमेरिका की जीत हुई, तो इसका क्या फायदे, क्या लाभ? तो सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि पहली बार दुनिया में एक संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अमेरिका, अमेरिका का उदय हुआ, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कहने का अर्थ है कि 13 छोटे छोटे देश मिलकर एक बहुत बड़ा देश बना, और ये संयुक्त रूप से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। राष्ट्र का मतलब शक्तिशाली, क्षेत्रफल में नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस बड़ा है, लेकिन शक्ति की दृष्टि में कौन बन गया? अमेरिका बन गया उस समय में। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई। दूसरा था प्रथम जनतंत्र का जन्म। अभी तक दुनिया में राजा का बेटा राजा होता था, राजतंत्र चल रहा था, लेकिन पहली बार अमेरिका में लिखित संविधान, चुनाव द्वारा राजा का निर्माण, यानी जनतंत्र, ये पहली बार अमेरिका में हुआ। ऐसे हमारे भारत में भी जनतंत्र था, लेकिन प्राचीन काल में, तब की नहीं जबकि ये लड़ाई हुई है, प्राचीन काल में था। ठीक है ना, आपने सुना होगा जब गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, तो उस समय लिच्छवी प्रदेश में जनतंत्र ही था। जो जहाँ के राजा थे भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, नेपाल प्रदेश के थे। ठीक है ना, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, वो तो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, क्लास 11th और 12th में है। तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो वहां जब वे गए थे, माने वहां पर किसका था? जनतंत्र था। लेकिन वो तो प्राचीन काल की बात हुआ, लेकिन अभी फिलहाल जो है पहली बार ये आधुनिक भारत में, सॉरी आधुनिक इतिहास में प्रथम जनतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। पहली बार वहां संविधान लिखित रूप में आई, कानून, और लोग, जनता जो है मतलब आम जनता चुनती थी सरकार को। यानी हर साल पर 5 साल, हर 5 साल पर चुनाव होता है, जिसको जो बहुमत पाता है वो सरकार बनाता है, जैसे अपने यहाँ होता है। ये जनतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले अमेरिका। दूसरा था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। उसके बाद ना औद्योगिक क्रांति की तेजी पकड़ ली, कहाँ? अमेरिका में। अभी तक इंग्लैंड वाला ना उसका शोषण कर रहा था, वहां से सब चीज खरीद खनन करके, कोयला लोहा उठा उठा के अमेरिका के पास ना सब कुछ बहुत ज्यादा है। अमेरिका देखिए कोई शक्तिशाली देश कैसे हो जाता है? कुछ तो उसके पास होगा तब ना भाई। तब प्रकृति चीज, यानी कि लोहा, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, प्लेटिनियम, सोना, चांदी, बहुत चीज धरती में उसके भरा हुआ है। अपने यहाँ भी भारतों में अगर मान लीजिए सोना चांदी धरती में अगर भरल मिल जाए, तो हम लोग तो बैठले बैठले राजा ना हो जाए, नहीं हो जाए। मान लीजिए अब हम आप बैठे हुए हैं, हमारे घर में सोना का 2-3 गो पेटारी मिल जाए धरती के नीचे, तो नहीं हो जाएंगे अमीर? स्वाभाविक सी बात है, अमीर हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोच रहे हैं, कभी कभी हम बैठले बैठले मन में सोचते हैं ना, अब बस ट्रक आर खरीदना शुरू करते हैं, फैक्ट्री आर खोलना, कॉलेज स्टोर आर खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उठते हैं तो पता नहीं कि देखते हैं कुछ है ये नहीं है। चलिए जो ये भी है, तो कहने का अर्थ है कि औद्योगिक क्रांति वहां क्या हुई? शुरू हुई। किसके कारण? किसके कारण? क्योंकि वहां पर जब
शासन स्थापित हुआ, जनतंत्र का जन्म हुआ, तो वहां पर ना जो खनिज था उसके हिसाब से अमेरिका एक औद्योगिक देश बन गया। अभी तक औद्योगिक देश नहीं था, अब बन गया है। चलिए, ये तो उसका प्रभाव था अमेरिका पर। अब इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव हुआ? इंग्लैंड देखा कि अरे भाई, एगो सुंदर उपनिवेश, 13 देश का उपनिवेश क्षण भर में हाथ से चला गया। गलती हमरे यार का लगता है रे, आखिर क्यों भाग गया हमरे हाथ से? एकदम पकड़ल चिड़िया उड़ गया हाथ से, कुछ सुधार करो। तो इंग्लैंड वालों ने अपनी प्रभाव को सोचना शुरू किया और उसने कहा कि पहली बात तो औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। तू लोग जो सोचता है ना कि उसको अपने जितना उपनिवेश वाला है उसको मार पीट करके शासन कर लेंगे, ये सब गलती हम लोगों का है। इनमें सुधार करो, नहीं तो सब भाग जाएगा हमारे हाथ से। जहां जहां हमारा अधिकार है ना, सब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, फुर हो जाएगा। इसलिए औपनिवेशिक नीति में सुधार करो। सब पर दबाव डाल के तुम शासन नहीं कर सकते हो। कौन कहा ये बात? अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों ने कहा, ठीक है, कहा कि सब भाग जाएगा इसलिए। और दूसरा, जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत शासन की समाप्ति कर दिया। सब सब किसको दोष लगा दिया? जॉर्ज तृतीय को, कि यही चोट्टा के मारल हुआ है गड़बड़ी। इन न नियम ऐसा घटिया घटिया बनाता, न अमेरिका के लोगों को दिक्कत होता, न आज हमारे यहां से अमेरिका जाता। इसी को हटाओ। माने सब लोग उसके विरोध में आ गए। किसके विरोध में? जॉर्ज तृतीय के। और उसकी शक्ति के शासन को ही समाप्त कर दिया कि इसको हटाइए भाई जल्दी से नहीं। इसके बाद देखिए, कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। अभी तक वहां कैबिनेट नहीं था। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, कि कोई भी नियम कानून पारित करने के लिए पूरे देश के लोगों का जो होता है प्रतिनिधि जमा होता है, सब विचार विमर्श करता है कि ये कानून पारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज सब अगर उसमें से आधा से ज्यादा अगर बहुमत पारित कर देते हैं कि नहीं होना चाहिए पारित, तो होगा, कानून बनेगा। उस समय कैबिनेट था नहीं। राजा अपने मौने से नियम बनाता था, जो उसको मन में आता था कर देता था। तब कहा कि नहीं, कैबिनेट होना जरूरी है। कैबिनेट रहेगा तो सब विचार करके हम लोग कानून बनाएंगे, तो सोच विचार के होगा, अच्छा से होगा, नहीं होगा। तो उसके बाद इंग्लैंड में कैबिनेट की बैठक हुई। उस मतलब बनाया गया मंत्रिमंडल। जैसे अपने यहाँ है ना, देखिए अपने यहाँ है ना, जैसे भारत में प्रधानमंत्री जी अकेले नियम थोड़ी बनाते हैं। वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक होती है, राज्यसभा विधानसभा की बैठक, 543 सीट जो हम लोग यहाँ से सांसद को जिताते हैं। जैसे हमारे अपने क्षेत्र का सांसद हैं नित्यानंद राय जी, नहीं, उसी तरह से समस्तीपुर के जो सांसद है प्रिंस कुमार, नहीं, ये सब लोग वहां जाते हैं। रामनाथ ठाकुर जो भी हैं वो सब जाते हैं, वहां बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नहीं करते हैं, करके तब फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें से आधा से ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, कानून गलत है, पारित नहीं होता है। अगर उस आधा से ज्यादा कह देता है कि नहीं, ये नई नियम सही है, तो सही है, कानून पारित हो गया, नहीं हो गया। तो ठीक उसी तरह से वहां पर ये कैबिनेट की बैठक हुई। विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था की क्षति, और उससे क्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड को ये बहुत बड़ी क्षति होती है। किसके बाद? अमेरिका युद्ध के बाद, क्योंकि उसका बड़ा एक उपनिवेश हट गया ना उसके हाथ से। तो उसको अब जो व्यापार कर रहा था, वहां से जो मुनाफा कमा रहा था, अब उसको मुनाफा मिलेगा? वो अपना व्यापार जो वहां बेच रहा था, सामान बिकेगा? नहीं बिक रहा था, इसलिए वहां पर उसकी थोड़ी सी क्षति हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, इसका प्रभाव ना फ्रांस पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव, अब कहेगा सर जी तब फ्रांस तो लड़बे किया, तो उसका क्या प्रभाव? देखिए होता क्या था, सोच समझिए। अभी फ्रांस किसके तरफ से लड़ रहा था? अमेरिका की तरफ से। और जब लड़ लिया, इंग्लैंड वाला भाग गया, तब फ्रांस वाला को थोड़ा सा उपनिवेश मिला था, वहां नहीं मिला था? तो सेना वहां था, फ्रांसीसी सेना वहां था ना। अब जब राजा का चुनाव हुआ वहां पर, किसका? जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन क्या लगाया? क्या लगाया बोलो तुम लोग? जनतंत्र लगाया, संविधान बनाया, और जनता के चुनने से सरकार बनी। ठीक है, उस समय मान लीजिए समारोह हुआ होगा, राजा बना होगा, उस समय तो अच्छा से जलसा जुलूस हुआ होगा ना रे। तो फ्रांसीसी आदमी तो होगा वहां पर, क्योंकि वो तो मदद किया था। जब फ्रांसीसी सेना देखा कि रे भाई, ये अमेरिका वाला तो जनतंत्र लगाया है, अच्छा कानून है, हम चुनाव होता है, राजा सबकी बात को मानता है। जब वो लौटा कहाँ? फ्रांस। तब फ्रांस में फिर से वही राजतंत्र, राजा वहां का जो था वो मनमाना ढंग से शासन चला रहा था। तो फ्रांस की सेना कहा कि देखिए ये गड़बड़ी नहीं होगा, अमेरिका में जना है वह नियम अब यहाँ लगाना होगा आप लोगों को। कौन कहा ये बात? फ्रांसीसी सेना। किसको? फ्रांस की सरकार को। कहा कि अमेरिका में जो नियम लगा है ना, वह नियम यहाँ लगाइए,
तो हम लोग रहने देंगे, नहीं तो हम लोग भी लड़ाई कर देंगे आपसे। तब फ्रांस की राजा कहा कि हे ऐसे न कहना हो तो नहीं होते। देखिए 1789 में दुन्नू में फिर से लड़ाई हो गया, किसमें? फ्रांसीसी सरकार और सेना में। कहा नहीं होते, देखिए लड़ाई केना होता है। अब बस लड़ाई हुआ 1789 को, वहां पर कानून में उथल पुथल हो गया। प्रभाव नहीं पड़ा, किसका पड़ा? अमेरिका का पड़ा ना। अमेरिका को देखा तो भारतों वाला में तनिका बात न हुआ, भारतों वाला देखा, भारत में विचार हुआ, मने मने सब भारतीय सोचने लगा, हे रे की देखे चाहिए अमेरिका वाला सुने चाहिए, मालूम हो अमेरिका वाला मार के इंग्लैंड के भगा दिल के हन। आई जे लॉर्ड कॉर्नवालिस आलो हन, ओकरा तो हुमा दिल के हरदी चूना लगा के भेजल के रा। आई लॉर्ड डलहौजी एकरा तो लंगटे भेजल के हन, अपनो आर के मारना एकरा ना। लेकिन भारतीय में एकता नहीं था, भारतीय में एकता, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा टिक गया। लेकिन मन में तो हमारा आक्रोश आया कि नहीं? नहीं देखेंगे, मान लीजिए एक आदमी अगर किसी से जीत जाए, नहीं तो मन में भावना आएगा कि नहीं? अरे वो जीत लिया है तो हम ना जीत लेंगे, वो जीत लिया है तो हम ना जीत लेंगे। कौन कहा ये बात? भारतीय नहीं। इसलिए अंग्रेज को हराने के लिए भारतीय में भी आंदोलन क्या हो गया? तेज हो गया। और इसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा, ये भारत पर ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजवा ना कोनो ये बात थोड़ी था कि भारतीय पर अधिकार किए हुए था, और देश पर किए हुए था। फ्रांस वाला भी और देश पर अधिकार किए हुए था ना। सब देश ही सोचने लगा कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो हम काहे नहीं स्वतंत्र हो सकते हैं? नहीं, देखिए सबके मन में अब भावना जगी, उस समय तक नहीं कोई जान रहा था, लेकिन ये सोचने लगा सब कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो हम काहे नहीं स्वतंत्र होंगे? हम लड़ेंगे तब ना होगा। नहीं, बस लड़ाई उसके बाद हर देशों में शुरू हो गई, कोई दिक्कत? तो ये थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, उसमें अमेरिका के जीतने का कारण, इंग्लैंड के हारने के कारण और उसके कुछ परिणाम। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, तब तक धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना हमारा वीडियो, तो क्या करना है मालूम है ना? सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा पहली बात, और दूसरा नंबर इसको लाइक भी करके या कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा कहाँ से आप देख रहे हैं, एक। और तीसरी बात, अपने इष्ट मित्रों को, जो भी मित्र हैं जो पढ़ने वाले होंगे, आपके मोबाइल में होगा जिसका नंबर ऊपर सेंड कर दीजिएगा। आपको क्या लगेगा, नेट तो ऐसे भी डलवे करते हैं। ठीक है, तब तक के मिलते हैं हम, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कल आ जाएंगे क्वेश्चन लेकर के, तब तक इंतजार करना।